हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूगोल विषय पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग प्लेट विवर्तनिकी अर्थात प्लेट टेक्टोनिक्स विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेटों के संचलन का कारण क्या है, प्लेटों के किनारों की विशिष्टताएं क्या हैं और प्लेट विवर्तनिकी एवं पर्वत निर्माण, इन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय प्लेट विवर्तनिकी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग दो तथ्यों पर विचार करेंगे, दो सिद्धांतों पर विचार करेंगे। पहला है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे ताकि इस विषय को समझने में हमें सहूलियत हो। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इसे वर्ष 1912 में वेगनर ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता यह है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सारे स्थलखंड, इस पृथ्वी के सारे स्थलखंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वेगनर ने इसे पैंजिया नाम दिया। ट्रियासिक युग में पैंजिया में विभाजन हुआ और यह अंगारा लैंड या लारेसिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। जो उत्तरी भाग था उसे वेगनर ने अंगारा लैंड या लारेसिया कहा और जो दक्षिणी भाग था उसे उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में पुनः जो है सो इनमें विभाजन हुआ और ये अंगारा लैंड टूट करके उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में विभाजित हो गया और जो गोंडवाना लैंड था वह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर आदि प्लेटों में विभाजित हो गया। तो जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो अवशिष्ट भाग था वह जो है सो आर्कटिक और अंटार्कटिक महादेशों के रूप में जो है सो वर्तमान में दिखाई पड़ता है। तो यह जो है सो वेगनर के द्वारा प्रतिपादित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का एक संक्षिप्त परिचय है। अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ तथ्यों पर विचार करें। तो एडवर्ड स्वेज ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया था। उन्होंने बताया कि जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी का, वह उसमें जो है सो सिलिका और एल्यूमिनियम, इन 2 तत्वों की प्रचुरता है और इसके आधार पर इस परत को उन्होंने सियाल नाम दिया। जो मध्यवर्ती परत है उसमें जो है सो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रमुखता है और इस आधार पर उन्होंने इसे सीमा नाम दिया। और जो सबसे भीतरी परत है जो पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है, उसमें जो है सो निकेल और फेरस तत्वों की जो है सो प्रचुरता है। इसके आधार पर उन्होंने इसे निफे नाम दिया था। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लें कि जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर की ओर गहराई में पहुँचते हैं, चलते हैं, तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है सो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और इस तरह से स्वेज ने बताया कि जो मध्यवर्ती परत तक पहुँचते पहुँचते जो है सो तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है, लेकिन यह परत जो है सो पिघली हुई अवस्था में या द्रव्य अवस्था में सीमा नहीं है, बल्कि यह अर्धगलित अवस्था में है। और नतीजा ये होता है कि जो सियाल जो है सो जो हल्की परत है, इस सीमा पर जो है सो तैरती है। इसी प्रकार जेफरीज और होम्स और जो 2 अन्य जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर जो है सो उन्होंने प्रकाश डाले थे।
जैसे भूकंपीय तरंग जो होती है तो धरातल के अंतरतम से लेकर के भूपर्पटी तक ऊपरी भाग तक आने के क्रम में उनके वेग में जो है सो उनकी गति जो है सो अलग अलग होती है। तो इस आधार पर भूकंपीय तरंगों के गति के आधार पर इन्होंने जो है सो पृथ्वी के आंतरिक संरचना या आंतरिक परतों के बारे में कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उससे भूकंपीय तरंगों के आधार पर एक खाका जो है सो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे सबसे ऊपर जो है सो भूपर्पटी है, यह 33 किलोमीटर गहराई तक है। महाद्वीपों के जो है सो नीचे इसकी जो है सो गहराई 30 से 33 किलोमीटर होती है। महासागरों में जो है सो यह 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसी तरह जो दूसरा भाग है उसे मेंटल या भूप्रावर कहा गया है, लेकिन भूकंप तरंगों की गति के आधार पर इसे भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसी तरह जो अंतरतम भाग है जो क्रोड कहलाता है वह भी जो है सो भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इसे भी दो भागों में बांटा गया है, एक बाहरी क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। ऊपरी मेंटल की गहराई जो है सो 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक मानी जाती है। निचले मेंटल की गहराई 700 से 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। बाह्य क्रोड की जो है सो गहराई 2900 से 5100 किलोमीटर की मानी जाती है और आंतरिक क्रोड की जो है सो गहराई 5100 से पृथ्वी के केंद्र अर्थात 6378 किलोमीटर तक मानी जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता चला जाता है। तो इस आधार पर जो ऊपरी मेंटल का जो तापमान होता है लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी तरह निचले मेंटल का तापमान जो है सो लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसे एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है, दुर्बलता मंडल, अर्थात यह अर्धगलित अवस्था में होता है। लेकिन यह पूर्णतः गलित लिक्विड फॉर्म में इसलिए नहीं होता कि जो जो हम गहराई में बढ़ते हैं वैसे दबाव में भी जो है सो बढ़ोतरी होती जाती है। तो इसी दाब के कारण यह अर्धगलित अवस्था में रहता है। लेकिन किसी कारणवश अगर दबाव में कमी होती है तो तुरंत जो है सो यह पिघल जाता है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और यह यहाँ से तप्त मैग्मा के रूप में जो है सो पिघलते हुए चट्टान धरातल पर प्रकट होते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी क्या है? तो प्लेट विवर्तनिकी महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना से संबंधित एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन 1960 के दशक में हैरी हेस के द्वारा किया गया था। इसके तहत मान्यता यह है कि भूतल का ऊपरी भाग, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसमें भूपर्पटी अर्थात अर्थ क्रस्ट और ऊपरी मेंटल अपर मेंटल शामिल हैं, ये दृढ़ स्थल खंडों का बना हुआ है और इसे प्लेट कहा गया है। इसकी औसत मोटाई 100 से 150 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह प्लेट कई टुकड़ों में टूटी हुई है। ऐसे कुल 6 मुख्य प्लेटें तथा लगभग 20 मध्यम और छोटी प्लेटों की पहचान की गई है। इनमें प्रशांत प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट आदि शामिल किए जाते हैं। ये प्लेटें जो हैं या तो सिर्फ महासागरीय या महाद्वीपीय हो सकती हैं या फिर ये महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों हो सकती हैं। इसे हम आगे देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता यह है कि ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष तथा पृथ्वी की परिभ्रमण अक्ष रेखा के संदर्भ में पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्गों में गतिशील रहते हैं। इस क्रम में सारी विवर्तनिक घटनाएं जैसे पर्वतों का निर्माण, भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रियाएं
प्लेटों के किनारों पर संपन्न होती हैं। जैसे ये जो मैप है, ये पृथ्वी का डिजिटल टेक्टोनिक एक्टिविटी मैप है। इसे जो है सो नेशनल स्पेस साइंस डाटा सेंटर जो है नासा का, उसने के द्वारा तैयार किया गया है। इनमें आप विभिन्न प्लेटों को देख सकते हैं। जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, तो अफ्रीकन प्लेट का जो है सो ये स्थलीय भाग है और इसका सागरीय भाग ये है। इसी तरह साउथ अमेरिकन प्लेट का स्थलीय भाग ये है और ये समुद्र में डूबा हुआ भाग है। तो ये दोनों प्लेटें जैसे आप देख रहे हैं कि स्थलीय और महासागरीय दोनों हैं। और जो ये लाल लाल डॉट, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये इन प्लेटों की सीमाएं हैं, बाउंड्री हैं। इस चित्र में प्लेटों के गतिशीलता की दिशा बताई गई है कि ये प्लेटें किस दिशा में गतिशील हैं। जैसे ये आप भारतीय प्लेट देखें, ये उत्तर की ओर गतिशील है और ये अंगारा लैंड जो यूरेशियाई प्लेट है, इससे इसका टकराती है और इससे हिमालय पर्वत का उत्थान होता है। इसे हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न विशेषताओं के आधार पर प्लेटों के किनारों को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला है रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। दूसरा है विनाशात्मक किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। और तीसरा संरक्षी किनारा, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। तो इन किनारों की विशिष्टताओं को हम अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो दोस्तों, एक सीमा के सहारे जब प्लेटें विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं, तो इस सीमा के सहारे दाब में कमी आने से अगाध से तप्त एवं तरल मैग्मा ऊपर आ जाता है तथा ठोस नई क्रस्ट का निर्माण करता है। इस तरह की घटनाएं सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के सहारे घटित होती हैं, अतः ये किनारे रचनात्मक कहलाते हैं। जैसे आप देखें, ये 2 प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें इस सीमा के सहारे एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्लेट जो होती हैं वो भूपर्पटी और अपर मेंटल इसमें शामिल होता है। और इस तरह से जो एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल जिस जो अर्धगलित अवस्था में है, तो दाब में कमी आती है प्लेटों के घिसकने से। तो नतीजा होता है कि जो अर्धगलित एस्थेनोस्फीयर है, वहाँ से जो है सो चट्टानें जो है सो पिघल करके तप्त मैग्मा के रूप में धरातल पर प्रकट होती हैं और इन प्लेटों के किनारों के साथ जुड़ती चली जाती हैं। तो इस तरह से प्लेटों का आकार बढ़ता है, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। नई क्रस्ट का जो है सो निर्माण होता है दोनों प्लेटों के इस किनारों के साथ। तो चूंकि ये नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे जो है सो रचनात्मक किनारा कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। आगे बढ़ते हैं। अब विनाशात्मक प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो जहां 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गतिशील होकर टकराती हैं, तो इस क्रम में जिस प्लेट की रचना भारी पदार्थों से हुई होती है, वह मुड़ करके दूसरी हल्के पदार्थों से निर्मित प्लेट के नीचे चला जाता है, जहां वह नष्ट होकर के गहराई में विलीन हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि एक प्लेट का क्षेपण दूसरे प्लेट के नीचे हो जाता है। जो हल्की प्लेट है वह भारी प्लेट के नीचे जो है सो भारी प्लेट है वह हल्की प्लेट के नीचे जो है सो मुड़ करके अंदर चली जाती है और नष्ट होती है। तो इस तरह से जितनी रचनात्मक प्लेट किनारों से नई क्रस्ट का निर्माण होता है, उतना ही भाग विनाशात्मक प्लेट के सहारे नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी का क्षेत्रफल सदैव समान रहता है। ऐसे किनारों को विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। आइए इसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप देखें, एक ये प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। यह प्लेट भारी पदार्थों से निर्मित है। तो जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गतिशील होती हैं, तो जो भारी पदार्थों से निर्मित प्लेट है
वो हल्के पदार्थों से निर्मित प्लेट के नीचे जो है सो धंसती चली जाती है और नीचे एस्थेनोस्फीयर के पास पहुंच करके, चूंकि इसके सहारे दाब में कमी होती है, ये जो खड्ड बनता है एक गड्ढा, इसके सहारे जो है सो यहाँ दाब में कमी होती है और ये पिघलता है और ठीक इसके ऊपर जो है सो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में जो है सो यह प्रकट होता है। तो ये इस जैसे इतनी प्लेटों का जो है सो विनाश हुआ, प्लेट के इतने भाग का जो विनाश हुआ, इसीलिए आमने सामने जब प्लेट गतिशील होते हैं तो इसके सहारे प्लेटों का विनाश होता है। आगे बढ़ें। संरक्षी किनारा, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरकती हैं और उनमें आपसी अंतर क्रिया नहीं हो पाती है, तो वहाँ ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण हो जाता है। ऐसे किनारे संरक्षी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके सहारे न तो नवीन प्लेट का निर्माण होता है, कोई नई क्रस्ट का निर्माण होता है, और न ही जो है सो प्लेटों का विनाश होता है। तो इनकी दिशा आप देख लें, इसमें न तो नई प्लेट का जो है सो का निर्माण होगा, नई क्रस्ट का निर्माण होगा, और न ही प्लेट के किसी भाग का विनाश हो रहा है। तो ये संरक्षी किनारे इसीलिए इसे कहा जाता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आखिर प्लेटों में गति के कारण क्या हैं? तो पहली मान्यता हॉट स्पॉट की मान्यता है। तो दोस्तों, जो मेंटल है उसमें रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता के कारण उत्पन्न भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो होता है उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसे आप ध्यान से देखें। हॉट स्पॉट से उठने वाली जो संवहनीय ऊर्जा तरंगें जो होती हैं उन्हें प्लूम कहा जाता है। यही प्लूम जो होता है वो प्लेटों को पिघलाने तथा धक्का देकर उसे ऊपर उठाने का कार्य करती है। और ये संवहनीय ऊर्जा तरंगें हैं वो धरातल से 200 किलोमीटर नीचे पहुंचकर, माने ऊपरी भाग से लगभग 200 किलोमीटर नीचे पहुंच करके ये क्षैतिज रूप में विपरीत दिशाओं में या फिर दो स्थानों से ऊपर उठकर एक दूसरे की ओर विसरित होती हैं। फलतः प्लेटें एक दूसरे से विपरीत या एक दूसरे की ओर गतिशील हो जाती हैं। तो ये हॉट स्पॉट को प्लेटों में गति का एक महत्वपूर्ण कारण, हॉट स्पॉट से जो संवहनीय तरंगें उठती हैं उसे जो है सो प्लेटों की गति का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसे इस ग्राफ में लोग समझते हैं, इसे इस ग्राफ से समझें हम। जैसे ये प्लेटें हैं दो और ये प्लूम संवहनीय ऊर्जा तरंगें जो यहाँ से उठ रही हैं 200 किलोमीटर की गहराई पर आकर के ये क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। नतीजा होता है ये प्लेटों को धक्का दे करके इधर और इस तरफ बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो इससे प्लेटों का संचलन होता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा जो प्लेटों की गति का एक कारण माना जाता है उसे पृथ्वी के घूर्णन को प्लेटों की गति का दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर केंद्राभिसारी अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसकी प्रवृत्ति होती है कि किसी भी पिंड को धरती के केंद्र की तरफ धक्का देना, तथा ध्रुवों पर जो है सो केंद्रापसारी अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी प्रवृत्ति होती है पृथ्वी के केंद्र से उसे दूर धकेलना किसी भी वस्तु को। तो ध्रुवीय भाग की प्लेटें भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। निम्न एवं उच्च अक्षांशों पर देशांतर के सहारे उत्तर दक्षिण दिशा में फैली प्लेटें पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये पृथ्वी के घूर्णन को भी प्लेटों की गति का, प्लेटों में संचलन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि कटक के किनारों के पास अतिरिक्त पदार्थों के सृजन के कारण कटक के किनारों पर अत्यधिक गुरुत्व बल उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से प्लेट दोनों ओर सरक जाते हैं। जैसा कि रचनात्मक प्लेट किनारों के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि उसके सहारे जो तप्त मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है और प्लेट के किनारों के साथ नई क्रस्ट का निर्माण करता है।
तो इससे इन प्लेटों के दोनों किनारों पर एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है जो प्लेटों को ठेलता है दोनों विपरीत दिशाओं में। तो इसी कारण क्या होता है कि जो महासागरों में जो कटक पाए जाते हैं, रीज पाए जाते हैं, वो रीज जो है सो अगल बगल खिसक जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं इस नई क्रस्ट के निर्माण के कारण। तो एक ये भी कारण माना जाता है प्लेटों के संचलन का, प्लेटों में गति का। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सत्यापन, इस पर विचार कर ले हम लोग कि इस सिद्धांत का सत्यापन पूरा चुंबकत्व एवं सागर तली प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर हो जाता है कि महाद्वीप तथा महासागर अस्थायी नहीं रहे हैं, अर्थात इनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहा है। जैसे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट के खनिजों की जो संरचना है वह अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के खनिजों से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक समय में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप जो था वह जो है सो अफ्रीकी महाद्वीप से सटा हुआ था या उससे जुड़ा हुआ था, क्योंकि कुछ चट्टानों में ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अनुक्रिया करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के सहारे जो है सो एक रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जब ये दोनों क्षेत्र जुड़े हुए थे तो इनके टूट करके अलग होने से चट्टानों की जो संरचना ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाई जाती है, वही संरचना जो है अफ्रीका के जो पश्चिमी तट के खनिजों की संरचना है उससे मिलती है। इसी का अध्ययन पूरा चुंबकत्व के अंतर्गत किया जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है ये दोनों प्लेटें कभी एक साथ थी, जुड़ी हुई थी और वर्तमान में ये टूट करके जो है सो अलग हुई हैं। इसी तरह महासागरों के खुलने तथा बंद होने के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे रूम सागर माने भूमध्य सागर को ही कहा जाता है, इसे जो है सो प्रारंभिक बृहत महासागर का अवशिष्ट भाग माना जाता है। प्रशांत महासागर में निरंतर संकुचन हो रहा है क्योंकि इसके कटक पर अमेरिकी प्लेट का क्षेपण हो रहा है। अमेरिकी प्लेट खिसक करके पश्चिम दिशा में खिसक रही है, जिसलिए इसके लिए जो है सो इसके कारण जो है सो प्रशांत महासागर सिकुड़ता जा रहा है। इसके विपरीत 200 मिलियन वर्षों में अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है। चूँकि उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है सो प्रशांत महासागर की तरफ बढ़ रही हैं, तो अटलांटिक महासागर में के क्षेत्रफल में विस्तार हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्लेट विवर्तनिकी और पर्वत निर्माण, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तथा एक प्लेट के किनारे का दूसरे प्लेट के किनारे के नीचे क्षेपण हो जाता है, वहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, विनाशात्मक प्लेट के जो किनारे हैं वहाँ पर जो है सो हल्के पदार्थों से निर्मित प्लेट के नीचे जो भारी पदार्थों से प्लेट निर्मित होते हैं वो नीचे धंसते चले जाते हैं। तो अर्थात पर्वतों का जो निर्माण होता है विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। ऐसा वस्तुतः दो प्लेटों के अभिसरण अर्थात एक दूसरे की ओर गति के कारण होता है। तो इससे होता है कि प्लेटों का जो क्रस्ट होता है उस पर एक संपीड़न अर्थात दबाव पड़ता है और इसी के कारण जो है सो इस दबाव के कारण जो है सो पर्वतों का निर्माण होता है। क्रस्ट जो है सो मुड़ती हैं। इसे हम आगे देखते हैं। तो इस संदर्भ में प्लेट के आधार पर इनका अभिसरण 3 स्थितियों में हो सकता है। जैसे 2 महासागरीय क्रस्ट वाले प्लेटों का अभिसरण होता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट का जब एक दूसरे की ओर अभिसरण होता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। और तीसरा कि 2 महाद्वीपीय प्लेटों का जब अभिसरण होता है एक दूसरे की ओर तब पर्वतों का निर्माण होता है। इस तीनों स्थितियों को हम लोग आगे देखते हैं। जैसे 2 महासागरीय क्रस्ट वाले प्लेटों का अभिसरण और पर्वत निर्माण।
तो जब दो प्लेटें महासागरीय नीतल क्रस्ट वाले होते हैं तो उनके अभिसरण एवं टकराव से एक प्लेट का सागरीय क्रस्ट जिसका घनत्व अधिक होता है दूसरे प्लेट के नीचे सागरीय खड्ड में छेपित हो जाता है। इस कारण उत्पन्न संपीड़न अर्थात दबाव के द्वारा तोरण तथा द्वीपीय चापों का निर्माण होता है। तो जैसे उदाहरण जापान के जो द्वीपीय चाप पर्वतों का निर्माण हुआ है दो महासागरीय क्रस्ट वाले प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। इसी प्रकार हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी द्वीप तोरणों तथा द्वीपीय चापों का जो निर्माण हुआ है इंडोनेशिया मलेशिया ये सब जो है ये भी जो है सो दो महासागरीय क्रस्ट वाले प्लेटों के अभिसरण के कारण निर्मित हुए हैं। प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना के अनुसार प्रशांत महासागरीय प्लेट का जापान द्वीप के पूर्व में सागरीय प्लेट के नीचे छेपन हो गया जिससे जापान द्वीप चाप का उत्थान हुआ। दोस्तों परीक्षाओं में इस तरह से अलग से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर जापान द्वीप के उत्थान के संबंध में विवरण प्रस्तुत करें, उस संदर्भ में आप इसे आप समझ लें। इसका उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं कि प्रशांत महासागरीय प्लेट का जापान द्वीप के पूर्व में सागरीय प्लेट के नीचे छेपन हो गया जिससे जापान द्वीप चाप का उत्थान हुआ। जापान द्वीप चाप में 3000 से 4000 मीटर ऊंचे पर्वत मिलते हैं और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जापान द्वीपीय चाप के पश्चिमी किनारे पर अत्यधिक ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इसका कारण है कि द्वीप के पूर्वी भाग में निर्मित जापानी खड्ड ट्रेंच से निक्षेपित होता हुआ प्रशांत महासागरीय प्लेट 100 किलोमीटर की गहराई में मेंटल में पहुंचकर पिघल जाता है तथा खड्ड से लगभग 200 किलोमीटर के क्षैतिज विस्तार पर उस ट्रेंच से 200 किलोमीटर के क्षैतिज विस्तार पर उष्मावाह के रूप में या ज्वालामुखी के रूप में ऊपर की ओर निकलता है। इसे हम लोग इस ग्राफ से समझ लें। ये जापानी खड्ड है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट का इस महासागरीय प्लेट के नीचे जो है सो छेपन हो गया। नतीजा हुआ कि इसका जो क्रस्ट है वह मुड़ करके 3000 से 4000 मीटर ऊंचा उठ गया, जो 3000 से 4000 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक के ऊंचे पर्वतों का यहाँ निर्माण होता है। जापानी खड्ड है और इसके सहारे जो छेपित होता हुआ जो ये प्लेट है महासागरीय प्लेट लगभग जब 100 किलोमीटर की गहराई में पहुँचता है तो यहाँ यह पिघल करके और लगभग इस खड्ड से 200 किलोमीटर दूर ये जो है सो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में प्रकट होता है। जापान के पश्चिमी हिस्से में ज्वालामुखी उद्गार के काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो यही कारण है कि यह प्रशांत महासागरीय प्लेट जो छेपित हुआ है वह 200 किलोमीटर दूर जाकर के पिघलने के बाद ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। अब एक महाद्वीपीय एवं एक महासागरीय प्लेट का अभिसरण। जब महाद्वीपीय एवं महासागरीय क्रस्ट वाले दो प्लेटों का टकराव होता है तो महासागरीय क्रस्ट वाला प्लेट अधिक घनत्व के कारण महाद्वीपीय क्रस्ट वाले प्लेट के नीचे छेपित हो जाता है। इस क्रम में उत्पन्न होने वाले संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल के कारण महाद्वीप के जो किनारे हैं उसके जो मग्न तट हैं उस पर निक्षेपित पदार्थों का वलन हो जाता है तथा पर्वत निर्माण होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का रॉकी और दक्षिण अमेरिका का एंडीज जो पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ है वह महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के कारण हुआ है। तीसरा, इनका निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा अमेरिकन प्लेट के अभिसरण के कारण महासागरीय प्लेट का किनारा महाद्वीपीय प्लेट के नीचे झुक गया। फलतः उत्पन्न संपीड़नात्मक संचरण के फलस्वरूप जो बल उत्पन्न हुआ उसके कारण उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग से संलग्न जो मग्न तट होते हैं वो वलित हो गए और रॉकी एवं एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं।
अब दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। जब दोनों प्लेट के ऊपर महाद्वीपीय क्रस्ट होता है तो उनके टकराव से या अभिसरण से अधिक घनत्व वाले प्लेट का निक्षेपण दूसरे कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे हो जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण टेथिज भूसन्नति के उत्थान के फलस्वरूप अल्पाइन एवं हिमालय श्रृंखला के पर्वतों के निर्माण के रूप में दिया जा सकता है। इस क्रम में अफ्रीकन और भारतीय प्लेटें जो हैं वो यूरोपीय और एशियाटिक प्लेटों के नीचे छेपित हुई हैं। तो जो अल्पाइन श्रृंखला के पर्वत हैं यूरोप में और जो हिमालय पर्वत का जो श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इनका जो है सो निर्माण हुआ है वो दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से हुआ है और टकराव से हुआ है। तो इस क्रम में जो भारतीय प्लेट है और जो अफ्रीकन प्लेट है, तो चूंकि ये भारी तत्वों से निर्मित है इसलिए ये एशियाटिक प्लेट से और यूरोपीय प्लेट के नीचे जो है सो दोनों इनका जो है सो निक्षेपण होता गया है और अल्पाइन श्रृंखला के पर्वत और हिमालय श्रृंखला के पर्वतों का जो है सो निर्माण हुआ है। परीक्षाओं में अक्सर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत और हिमालय के उत्थान की विवेचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं कि लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व ट्रियासिक युग के अंतिम चरण में एशियाटिक तथा भारतीय प्लेटों के बीच टेथिज भूसन्नति थी। यह महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में हम लोग इसे विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो जब ट्रियासिक युग में पैंजिया का विभाजन हुआ और पैंजिया जो है सो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो है सो विभाजित हुआ, तो उनके बीच जो है सो एक टेथिज भूसन्नति निर्मित हुई और बाद में सागरीय जल इसमें भर गया तो ये टेथिज सागर बन गया। 60 से 30 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकन और भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गतिशील होता हुआ यूरोप के एशियाटिक प्लेट के करीब आ गया। इस क्रम में टेथिज के विस्तार में संकुचन होने लगा। इन दोनों प्लेटों के टकराव से टेथिज का सागरीय क्रस्ट बलित हो गया तथा 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ अल्पाइन एवं हिमालय श्रृंखला का उत्थान हुआ। भारतीय एशियाटिक प्लेट के बीच पर्वतीकरण की क्रिया के कारण लगभग 500 किलोमीटर तक भूपटलीय संकुचन हुआ। वर्तमान में भी भारतीय तथा अफ्रीकन प्लेट का क्रमशः एशियाटिक तथा यूरोपीय प्लेट के नीचे जो है सो छेपन जारी है तथा हिमालय एवं अल्पाइन श्रृंखला के पर्वतों का उत्थान भी जारी है। तो दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक और पर्वत निर्माण पर यह एक अध्ययन सामग्री है। इसका आप अध्ययन करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका अवलोकन करने के पश्चात इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा अगला वीडियो प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित होगी। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह उपयोगी लगता है तो, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।